मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेटा रीड करेंगे लेसन गलता लोहा। ओपन योर पेज नंबर लेसन नंबर आपका है 5 एंड पेज नंबर 54। ओपन योर बुक बेटा, आरोह अपनी बुक ओपन करेंगे और लेसन नंबर 5 एंड पेज नंबर 54। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लेसन हमारा 5 है और लेसन का जो नेम है वो है हमारा गलता लोहा। तो गलता लोहा जो है, लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी जो है एक कहानीकार हैं और वो इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के माध्यम से जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जो समाज में जातिगत विभाजन है उस पर जो है उसको समाप्त करके जो है हमें इसे जातिगत भेदभाव को मिटाकर इसको सारहीन जो है इसमें दिखाया है लेखक ने इस पाठ में कि जो जातिगत भेदभाव की प्रथा है वो गलत है एवं इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो इस पाठ के माध्यम से जो है दिखाना चाहते हैं। एक और है स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके पास जो अभी सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस 30 या 40% डिडक्ट हुआ है, वो जो है मैंने आपको फोटो सेंड किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो भी लेसन्स आपके सिलेबस में नहीं है हिंदी में उनको टिक मार्क कर लें अच्छे से, कि जो हमारे मतलब हो भी चुके हैं लेसन हम रिवीजन में उनको नहीं करेंगे क्योंकि गाइडलाइंस अभी आई है हमारी, तो रिवीजन में हम उन लेसन्स को नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है बेटा, बहुत अच्छी कहानी है ये, आप बड़े इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगी और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय पेज नंबर 54 निकालिए बेटा, बुक है आपकी आरोह। शेखर जोशी, शेखर जोशी जो है एक कहानीकार हैं। इनका जन्म जो है वो सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। उत्तरांचल का जो प्रदेश है अल्मोड़ा, वहां पर हुआ इनका जन्म शेखर जोशी का। और ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है ये इनका, एक पेड़ की याद ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। इनको जो है पहल सम्मान मिल चुका है। अब पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखना शुरू किया और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई कि जो कहानी है वो साहित्य जगत का सेंटर बन गई। ये कहना चाहता है लेखक। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन, कि जब कहानियों का बहुत अधिक प्रचलन हो गया तो इस नई कहानी जो ये नया शुरुआत हुई, नया समय आया, इस समय को नाम दिया गया नई कहानी का आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। कि कह रहा है लेखक कि जो ये आंदोलन चला कहानियों का, तो उनमें जो है इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है शेखर जोशी का। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि एक कहानीकार है, उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका, समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन, मेहनत कश मीन्स जो लोग परिश्रम करते हैं, मजदूर, किसान, और सुविधाहीन जिनको किसी प्रकार की फैसिलिटीज भी प्राप्त नहीं है, वो समाज जो है उनकी कहानियों में जगह पाता है। यानी उन्होंने जो है मध्यम वर्गीय समाज का अपनी कहानियों में वर्णन किया है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को प्रस्तुत करते हैं। उनकी
उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। देखिए क्या कहना चाहता है कि जो लेखक है उसकी जो भाषा शैली है वो समाज के यथार्थ का वर्णन करती है। जैसे समाज में जो भी चल रहा है, जो भी घटित हो रहा है उसका वर्णन करती है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन शैली और यथार्थ का बोध का बड़ा योगदान है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में भी अनुदित हो चुकी है मीन्स उनका जो है अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषाओं में भी इनकी कहानियों का अनुवाद किया जा चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है दाजू और उस पर जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का भी निर्माण हुआ है। शेखर गलता लोहा जो है वो शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। क्या कहना चाहता है लेखक कि जो गलता लोहा कहानी है उसमें कोई आडंबर या दिखावा नहीं है, बल्कि वास्तविक जो है गंभीरता उसमें छिपी हुई है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख सकते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसका नाम है कहानी में मोहन। वो एक बहुत ही मेधावी छात्र होता है, लेकिन एक निर्धन ब्राह्मण का बेटा होता है मोहन, जहां उसके लिए जातिगत अभिमान बेमानी हो जाता है। जो मोहन है वो जातिगत जो है अभिमान जातिगत अब जो जातिगत मनोदशा है उसको नहीं मानता है। जो लोग जाति के कारण अभिमान करते हैं कि मैं उच्च जाति का हूँ, ये नीच जाति का है, तो इस प्रकार का अभिमान उस बच्चे के अंदर नहीं था। किसके अंदर? मोहन के अंदर। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। ऑफर क्या होता है बेटा? जहां जो लोहार है वो अपना काम करता है और वहां पर जो है उसकी दुकान पर जो है जाकर कौन बैठ जाता है? मोहन। धनराम जो है एक लोहार का बेटा है और जो मोहन है वो एक पंडित का बेटा है, उसके पिताजी ब्राह्मण है। तो कहता है कि उसके उसके साथ न केवल बैठता है बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। कौन दिखाता है? मोहन। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। कि वो जो है मोहन की जो थिंकिंग है, सोच है, वो है कि व्यक्तिगत आधार पर, जातिगत आधार पर जो है हम झूठे भाईचारे की जगह यदि हम सच्चे भाईचारे और मेहनत कशों का आदर करें तो समाज से जाति प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो इसलिए जो है पाठ का नाम रखा गया है गलता लोहा। यदि हम जातिगत भेदभाव को मिटा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लोहा जो है गलकर नया आकार ले रहा हो। जैसे कई बार हमें लोहे की गोलाई करनी होती है तो हम जो लोहार है उसे किसमें? धोकनी में, मतलब उसको भट्टी में गर्म करता है और फिर उसे थोड़े से पीट कर मन चाहा आकार देता है। उसी प्रकार यदि हम जातिगत भेदभाव को मिटा दें तो गलते लोहे की तरह हम समाज को कोई भी आकार दे सकते हैं, जिस प्रकार लोहार जो है लोहे को आकार देता है। इसलिए जो पाठ है उसका नाम रखा गया है गलता लोहा। अब देखिए पाठ है हमारा गलता लोहा। अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं, कहानी हमारी स्टार्ट होती है। अब तक हमने लेखक शेखर जोशी के बारे में पढ़ा था।
जो एक कहानीकार है। बच्चों, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार क्या होता है? कारीगर, किसी भी चीज वो करने वाला कारीगर। मोहन के जो पैर हैं, मैंने अभी बताया था कि क्रैकर है, एक इसमें मोहन है और दूसरा है धनराम लोहार का बेटा। तो अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए, कि मोहन किसी और जा रहा था लेकिन वो किस ओर चल पड़ा? कारीगर के टोले की ओर। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगुंज शेष थी। तो अनुगुंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। अनुगुंज, अनुगुंज होती है बेटा ध्वनि। तो कहता है कि कोने से मैं शायद धनराम लोहार के ऑफर की ध्वनि जो है उसे सुनाई दे रही थी, वो उस ओर जा रहा था जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। कि जो आवाज आ रही थी उधर से हथौड़े की, लोहे को पीटने की, तो वो ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी और कई दिनों से उसे वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। किसको? मोहन को। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़ों की धप धप आवाज, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ, निहाई क्या होता है बेटा? आपका जो लोहे का बड़ा टुकड़ा होता है और जिस पर लोहार जो है लोहे को रखकर हथौड़े से पीटता है और उसे आकार देता है, वो कहलाता है निहाई। तो क्या कहता है कि निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे और पर लगती चोट से उठता ठनकता सवर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। कि जो ध्वनि आ रही थी मोहन के कानों में, वह उसे दूर से ही सुनाई दे रही थी कि अब जो धनराम है वो क्या कर रहा है। अब खाली हथौड़े से चोट लगा रहा है या वो लोहे को आकार दे रहा है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था। हसुआ होता है बेटा घास या झाड़ियों को काटने का औजार, उसको कहते हैं हम हसुआ। तो जो मोहन है वो अपने हसुए को लेकर इस उद्देश्य से घर से निकला था कि खेतों में जाकर जो है किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया। वंशीधर किसके पिता का नाम है? मोहन के पिता का नाम। तो वो पुरोताही करते थे, पुरोहित थे। तो वो कहते हैं कि पुरोहित के बस का यह काम कहाँ था कि वह झाड़ियों वगैरह को काटे छाटे साफ करे, यह तो उनके बस का काम नहीं था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन परिश्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। रुद्री पाठ मतलब भगवान शंकर की पूजा पाठ जो है। रुद्री पाठ क्या होता है? हमारा भगवान शंकर की पूजा के लिए मंत्र पढ़ना। तो अब जो है मोहन के पिता जो है, क्या नाम है बेटा उनका? बंसीधर। वो अब जर्जर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और अब उनके बस का जो है इतना काम नहीं है। तो जैसे सुबह ही उन्होंने बताया था कि मुझे गणनाथ जी के घर जाना है, यजमान थे उनके, और वहां पर जाकर रुद्र पाठ करना है। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। कि जो जिसके घर से रुद्र पाठ करने जाना है गणनाथ जी के घर, वो 2 मील दूर है और उसे सीधी चढ़ाई करनी है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। तो वो सुबह सुबह जो है मोहन के पिताजी ये बात कर रहे थे कि अब जवाब भी नहीं दिया जा सकता, मना भी नहीं किया जा सकता, और इतनी दूर पैदल चलना जो है मेरे बस की बात नहीं।
मेरे बस में नहीं है। तो इससे ही मोहन कह रहा है कि अब जो पिताजी हैं उनसे इतना काम नहीं होता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित क्या होता है बेटा? बिना उत्तर के। यानी कि जैसे उसके पिता ने सहायता के लिए कहा कि मैं नहीं कर सकता, तो इसके बदले में जो है मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसका जो है इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं था, वह उसके बोझ को हल्का नहीं कर सकता था, इसलिए मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि यह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, कि जो हसुआ है उसकी धार पूरी तरह कुंद हो चुकी है, यानी कि वो जो है अब पैनी नहीं है। कुंद मीन्स पैनी न होना, धार जो है नहीं है अब। तो फिर क्या होता है? धन राम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूक, फिर क्या होता है कि वह हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए से लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, जैसे कुल्हाड़ी टाइप होता है ये हंसुआ। तो धनराम जो है अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट कर रहा है। धोकनी क्या होती है बेटा? लोहार की आग जलाने वाले बांस या लोहे की जो नली होती है उसे कहा जाता है धोकनी। आपने कभी सुनार के पास भी देखा होगा, जो नली होती है उसमें से आग निकलती है, वो कहलाती है धोकनी। तो कहता है कि जो धनराम वह अपने हंसुए की धार जो है पैनी करवाने के लिए किसके पास जाता है? धनराम लोहार के पास। अब क्या है कि जो धनराम लोहार है वह धोकनी फूंकता हुआ, मतलब बाएं हाथ से दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को पकड़ा हुआ है उन्हें उसने, और वो उलट पलट कर रहा है भट्टी में उस लोहे को, कभी इधर से जो है सेक रहा है, कभी उधर से। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा है। जो धनराम काम कर रहा था, परख कर रहा है, पारखी नजर से देखना, परखना। तो वो देख रहा है कि कैसे ये काम कर रहा है, दूर बैठा हुआ थोड़ी सी उससे, और वह पार की नजर से उसकी कारीगरी को देख रहा है। कौन देख रहा है? मोहन देख रहा है किसकी कारीगरी को? धनराम लोहार की। अब क्या होता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब मोहन किससे पूछता है? धनराम लोहार से, कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे जो हमें पढ़ाया करते थे वो तो अब गुजर गए होंगे, उनकी डेथ हो गई होगी। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर भी क्या आदमी थे लला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। कौन कहता है? धनराम। अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। अब दोनों जो है, क्योंकि वे सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे, अब वो बड़े हो चुके थे, तो अब दोनों जो है अपने बचपन की यादों की तरफ लौट जाते हैं। तो कहता है कि मास्टर साहब भी क्या आदमी थे धनराम, कि अभी मरते पिछले साल ही वो गुजरे हैं, क्योंकि जो मोहन था वो बाहर रहता था लखनऊ वगैरह में, वो अभी गांव में आया था तो उसे पता नहीं था, इसलिए वह किससे पूछता है? धनराम लोहार से। तो फिर क्या होता है बेटा? वो धनराम लोहार बताता है कि पिछले साल ही मास्टर जी गुजरे हैं। सच कहूं तो वो बहुत आखिरी दम तक जो है उनकी छड़ी से डर लगता ही रहता था। दोनों हो कर हंसने लगे। कौन हंसने लगे? धनराम लोहार और मोहन। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। वे अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। कहते हैं कि किस प्रकार जो है हमारे मास्टर जी त्रिलोकी सिंह जो है गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस पीकर स्कूल आते थे। थोड़ी देर पहले तक
धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? क्या है कि जैसे ही वो एंट्री करते स्कूल में, तो बच्चे इधर उधर खेल रहे होते थे पेड़ों पर, और जैसे ही वो एंट्री करते थे तो बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल सारा माहौल जो है शांत हो जाता था। कड़े स्वर में वे पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? असेंबली। यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। उन्हें पता होता कि मैं दुकान पर जब बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, तो यदि ये प्रार्थना करते तो मुझे प्रार्थना का स्वर सुनाई देता, लेकिन फिर भी वे बच्चों से पूछते। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, जिसे वो सबसे अधिक चाहते थे। किसका शिष्य था वो? क्या नाम था मास्टर जी का? त्रिलोक सिंह। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। मतलब गायन में भी जो मोहन था वो बहुत ही अच्छा था, उसका कोई तोड़ नहीं था। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कौन? मोहन। सुबह सुबह जो है मोहन ही प्रार्थना शुरू करता था। उस जो त्रिलोक सिंह है मास्टर जी थे, उन्होंने पूरे स्कूल का मॉनिटर जो है मोहन को बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू कराता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल से मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। यानी कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था, तो वो जो मास्टर त्रिलोकी नाथ थे, त्रिलोकी सिंह थे, त्रिलोक सिंह, तो वो कहते थे कि अब सजा भी तुमने ही देनी है जिस बच्चे ने काम नहीं किया, या जो फिसड्डी है, फिसड्डी में जो बिल्कुल काम नहीं करता, जो बिल्कुल नहीं समझता किसी भी चीज को, तो जो है सजा देने का हक भी किसको देते थे? वे मोहन को। पकड़ इसका कान और लगवा से 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। यानी कि मास्टर त्रिलोक सिंह केवल आदेश देते थे और सजा कौन देता था? मोहन। और जो धनराम है उसने भी जो है मोहन से कई बार जो है सजा पाई थी। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। तो क्या है, वैसे तो थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी, जेलसी थी इसको, धनराम को मोहन के प्रति, लेकिन फिर भी वह उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव अपने मन में रखता था। कौन रखता था? धनराम। किसके प्रति? मोहन के प्रति। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। अब क्या कहना चाहता है लेखक यहाँ पर? शेखर जोशी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो धनराम है उसके अंदर प्रारंभ से ही यह बात बिठा दी गई थी कि मैं जो है नीच जाति का हूँ और मोहन जो है वो उच्च जाति का है। इसलिए किसी प्रकार की जो है मुकाबला करने की, प्रतिद्वंद्वी मतलब मुकाबला करने की जो है मोहन के अंदर, धनराम के अंदर मोहन से मुकाबला करने की कोई भावना नहीं थी। तो वो सोचता था कि यदि मोहन हमें सजा दे रहा है या मोहन इंटेलिजेंट है तो ये उसकी जाति के कारण है। हम नीच जाति के हैं तो मोहन हमें सजा दे सकता है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि नहीं यह गलत है। किसने नहीं सोचा? धनराम ने। उसने सोचा कि उच्च जाति वाले नीच जाति वालों को सजा दे सकते हैं, इसलिए उसने कभी भी जो है
उससे मोहन से मुकाबला नहीं किया। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश भी नहीं रखता था। और इससे भी ज्यादा क्या है, मास्टर जी बीच बीच में कह देते थे कि जो मोहन है वो बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। इससे जो है धनराम को ये एहसास और पक्का हो जाता था कि उच्च जाति के लोग ही बड़े आदमी बन सकते हैं। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो। जैसे गांव के और बच्चे या खेती हर मजदूरों के बच्चे दूसरी तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाते थे, उसी तरह जो धनराम है वो भी तीसरी तक ही पढ़ पाया स्कूल में। और उसके कभी कभार जब मास्टर जी उस पर ध्यान देते थे तो मास्टर जी ने एक दिन धनराम को कहा कि तेरा का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सट्टा एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहड़ा याद कराता। जब जो है धनराम ने क्या कहा बेटा कि 13 एकम 13, 13 दूनी 24। तो क्या कहा, क्या किया मास्टर जी ने, अपनी जो छड़ी लिए हुए थे उनकी जो है नीचे टांगों पर लगाई बड़े जोर से, और वो जो छड़ी थी वो टूट गई। और फिर मास्टर जी ने आदेश दिया उसे कि जा नाले पर से एक अच्छी सी छड़ी तोड़ कर ला, और आज तुझे 13 का पहड़ा याद कराता हूँ। किसने कहा? मास्टर त्रिलोक सिंह ने। किसको कहा? धनवा को, धनराम को, लोहार को। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह जिस भी बच्चे को सजा देते थे छड़ी भी उससे ही मंगवाते थे, और बच्चा जो है ऐसी छड़ी लेकर आता था दमदार, ताकि जो मास्टर जी है वो छड़ी को देखकर खुश हो जाए, ऐसा संतुष्ट हो जाए, ऐसा लगे उन्हें कि छड़ी बहुत अच्छी लेकर आया है और शायद सजा में कोई रिलैक्सेशन हो जाए। तो वो ऐसा लगता था कि बच्चा अपने लिए जो है छड़ी नहीं लेकर अपने पीटने के लिए बस बल्कि किसी दूसरे को पीटने के लिए छड़ी लेकर आया है, क्योंकि छड़ी बड़ी दमदार और मजबूत को लेकर आता था, ताकि मास्टर जी छड़ी को देखकर खुश हो जाएं। बच्चों यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पेज नंबर 59 पे हैं। सेकंड पैसेज देखिए। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने के, घोटा होता रटना, क्रैमिंग, पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अब उसे जो है मास्टर जी ने छड़ी नहीं लगाई बल्कि क्या जो है वाणी के तीर जलाए। तेरे में दिमाग में तो लोहार तो है ही, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, विद्या का जो ताप है वो तेरे दिमाग में कहाँ से आएगा। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम की धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। फिर क्या किया मास्टर साहब ने कि अपने थैले से जो है 4-5 दराती निकाली और फिर धनराम को कह दिया कि इनको जो है धार लगाकर लाना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोपनी फूंकने
या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। कि धनराम जो है छोटे से उम्र में ही धनराम के पिता ने उसे जो है लोहार का काम सिखाना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, लोहार का काम सिखाने के बाद जो है धीरे धीरे वो जो है उसी काम में उसका इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो गया। किसका? धनराम का। धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। कौन? धनराम का पिता धनराम को। फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपनी पसंद का बैत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बैत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से प्रसाद दे देती थी। कि उसके पिता भी यदि वो काम में, लोहार के काम में कोई भी गड़बड़ करता तो वह भी उसे सजा दे देती थी। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने, एक दिन क्या हुआ कि जो गंगाराम थे धनराम के पिताजी, तो वो चल बसे, यानी कि उनकी डेथ हो गई। और धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत को संभाल लिया। विरासत क्या होता है बेटा? पिताजी की मिली हुई संपत्ति, उसको कहते हैं हम विरासत। और पास पड़ोस के गांव वालों की कोई याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। तो यहाँ पर जो है धनराम के पिता का क्या नाम था बेटा? धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर जो है त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को ही किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोहिताई करने वाले बंसीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधों ने उन्हें निराश कर दिया था। यहाँ पर बेटा हमने देखा कि मोहन के पिता का नाम क्या है? बंसीधर तिवारी। और वो क्या काम करते थे? प्रोहिताई का काम करते थे। और दूसरा एक जो करेक्टर आया है मास्टर साहब है, मास्टर साहब का नाम है त्रिलोक सिंह। और यहाँ पर जो आया है धनराम के पिताजी है लोहार, और उनके पिताजी का नाम था गंगाराम। तो ये अभी तक जो है 4-5 करेक्टर यहाँ पर आए हैं, उनको अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधों ने जो है, मतलब इस पुरोहिताई को करते करते जो है वंशीधर जो है मोहन के पिताजी वो परेशान हो चुके थे। और वो चाहते थे कि मेरा बेटा मोहन जो है पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे। दारिद्र्य क्या होता है? गरीबी। वह यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी हार्दिक इच्छा थी? वंशीधर की, मोहन के पिता की। लेकिन इच्छा होने पर भी भर से ही वह सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। यानी कि सोचने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। अब जब उसने प्राइमरी यानी कि 5th तक जो है शिक्षा गांव में प्राप्त कर ली थी, अब आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। अब 4 मील दूर होने के कारण जो है 2 मील की चढ़ाई करनी पड़ती थी। और बरसात के मौसम में नदी भी पार करने की समस्या। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटा तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। जब वो थका मांदा घर लौट कर आता तो पिताजी कहते कि बेटा देखो उसने ऐसे जो है इतनी डिफिकल्टीज में वो पढ़ा, तो इस प्रकार जो है उनको उत्साहित करते अनेक ऐसे उदाहरण देकर वेदों और पुराणों के। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया।
कि कोई यजमान था नदी के पार मोहन के पिता का, उसने जो है वहां पर जो है मोहन को उनके घर छोड़ दिया ताकि उन्हें आने जाने में परेशानी ना हो। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचने न पहुंचने मटमैले पानी का रैला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अब जो है वो कैसे वहां स्कूल में उन्हें भेज सकते थे, तो इसलिए उनके पिता को डर लगने लगा। अब क्या हुआ, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, अब उसी बिरादरी के पुरोहित बिरादरी के एक रमेश युवक था जो उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। धन्यवाद बच्चों। यहाँ तक जो है आज हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 60 तक। और जो नेक्स्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट जो भी हमारी जूम क्लास होगी ऑनलाइन क्लास, उसमें जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। और बच्चों जो आपका मैंने सिलेबस आपको सेंड किया है, जो डिडक्ट हुए हैं लेसन उनको अच्छे से अपनी बुक्स में मार्क कर लें। और जो आपको इनके पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे जो होमवर्क में, तो उनको भी आप अच्छे से रीड करेंगे। धन्यवाद। जागृति मैम, हाँ जी, कंप्लीट हो गया मैम? हाँ जी, लेक्चर ओवर हो गया सर। 9:43 हो चुके हैं सर।